बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का भांडा फूट गया है। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि टैक्स दहिंदगान और अफसरान के बच्चे गरीबों का हक खा गए हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी अक्सा खालिद। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब की, जहां पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत ने जमीनों के कब्जे वागुजार करवाने के लिए ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवा दिया है। जायदाद, घर, दुकान या मकान पर कब्जा करने वालों को अब भारी जुर्माना और कैद की सजाएं होंगी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर नवाज संगरा, और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कराची की, जहां पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज स्क्रंड में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है। शदीद बद इंतजामी और बड़े पैमाने पर जाली मुलाजमतें देने का इंकशाफ भी सामने आया है। नाज़रीन, इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची जाहिद कोकर। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का भांडा फूट गया है। ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि टैक्स दहिंदगान और अफसरान के बच्चे गरीबों का हक खा गए हैं। सिर्फ यही नहीं, 30 लाख से जायद खवातीन को 117 अरब रुपए की अदायगियां बिना किसी जांच पड़ताल के की गई हैं, जबकि बड़ी तादाद में खवातीन के शौहरों का शिनाख्ती कार्ड भी मौजूद ना होने की वजह से रकूम गैर मुस्तहिक अफराद को मिलने का खदशा भी जाहिर हुआ है। मजीद इस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात सामने आए हैं, के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा अक्सा खालिद ने। अक्सा, सबसे पहले तो ये बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आखिर क्या था और ये कब शुरू किया गया था? देखें, ये प्रोग्राम जो है वो 2008 में शुरू किया गया था। ये इसलिए शुरू किया था कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, स्पेशली जो गरीब घराने हैं, वहाँ की ख़वातीन अपने अखराजात पूरे कर सके, तो उनको एक स्पेसिफ़िक अमाउंट अलॉट की गई थी, जिससे वो अपना वो अमाउंट उनको मिलती थी और वो माहाना अपना ख़र्चा उससे गुज़र बसर कर लेती थी। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि तशवीशनाक ख़बरें भी सामने आई हैं कि ख़वातीन बिना शनाख्ती कार्ड के ही, खावंद के शनाख्ती कार्ड के बग़ैर उनको अदायगियाँ की जा रही हैं। इन्हें माहाना कुछ ऐसे पैसे दिए जाते थे जिससे वो अपना खर्च चला सके, और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे जा रहे हैं अफसरान के पास, जो कि ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। और ये बहुत हैरान कुन बात है कि जो लोग टैक्स पेयर्स हैं वो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से सपोर्ट लेकर अपने घराने चला रहे हैं, और जो कि इसके हकदार हैं, जिनके लिए 2008 में प्रोग्राम शुरू किया गया था, वो इस प्रोग्राम से महरूम है और उन तक पैसे पहुंच ही नहीं रहे, बल्कि पैसे कहां, कैसे और किन हाथों में जा रहे हैं, ये तमाम इंकशाफात किए गए हैं इस ऑडिट रिपोर्ट में। अच्छा अक्सा, जो आप ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं, ये जो हालिया ऑडिट रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे बड़ी बेज़ाब्ती कौन सी सामने आई है? देखें, ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें हैरान कुन इंकशाफात किए गए। सबसे बड़ी जो बात ये बताई गई कि जी बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। अब उसमें क्या है, मसलन 30 लाख खवातीन के शोहरों के शनाख्ती कार्ड रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। अब शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, शनाख्ती कार्ड से ही तो पता चलता है कि आइदर ये एक बिजनेसमैन है, आइदर ये गरीब है, मुस्तहिक है, इसे ये पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। फिर इसके साथ साथ उनको 117 अरब रुपए दिए गए हैं। अच्छा। अब वो खवातीन जिनको ये पैसे मिलने चाहिए थे उन तक ये नहीं पहुँचे, लेकिन उनके नाम पर बिना शनाख्ती कार्ड के ये पैसे ज़रूर किसी और तक पहुँचे हैं। इसके साथ जब शौहर का CNIC कार्ड ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, ये भी हमने जिक्र किया। और वो ख़वातीन जो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं वो ये रकूम हासिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो गरीबों की मदद के लिए एक मंसूबा बनाया गया था, और ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था उन तक तो इस प्रोग्राम की रसाई नहीं है, उन तक तो पैसे पहुंच ही नहीं रहे, और पैसे जा रहे हैं बिजनेसमैन की बेगमात की जेबों में। अच्छा अक्सा, 30 लाख खवातीन का जिक्र आप कर रही हैं कि 30 लाख खवातीन के शौहरों के शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन शनाख्ती कार्ड की इस पूरे मंसूबे के अंदर मेन जो अहमियत है वो क्या है, हमें बताइएगा। और अगर ना होने से कौन से दीगर मसाइल ऐसे हैं जो पैदा हुए हैं?
देखिए फरजाना, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आईडी कार्ड नंबर। जब एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसका शौहर क्या करता है उसी पर तो डिसाइड होगा कि आइदर ये जो है वो एप्लीकेबल है, क्या ये इतना अपना माहाना खर्च चला सकती है, नहीं चला सकती, क्या इसे ये पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। ये तमाम चीज़ें तय करता है आपका शनाख्ती कार्ड, क्योंकि उसमें सिस्टम के अंदर जो डाटा मौजूद होता है वो सारा शनाख्ती कार्ड से ही चेक किया जा सकता है। तो अगर शौहरों के CNIC का होना क्यों जरूरी समझा जा रहा है? क्योंकि और खवातीन का तो है, लेकिन शौहरों के CNIC का होना यहाँ पर क्यों जरूरी है? ये सिस्टम की शफाफियत के ऊपर अगर बात की जाए तो किस तरह से असरअंदाज होगा? देखें, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके बाद वो हमारे माशरे में डिपेंड हो जाती है अपने शौहर के ऊपर। तो लड़की का शनाख्ती कार्ड इसलिए नहीं देखा जाता कि वो क्या कमा रही है, ये इस वक्त ज़ेरे बहस नहीं है। शौहर कितना कमा रहा है, क्या वो अपना घर चला सकता है या नहीं चला सकता है, क्योंकि ये जो रकम है वो ख़वातीन को इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने घर का गुजर बसर बेहतरीन तरीके से कर सके। तो अगर वो कोई दिहाड़ीदार तबका है या फिर लो इनकम जो है वो लो इनकम पे तबका है, तो फिर उनके लिए तो ये रकम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए शौहर का शनाख्ती कार्ड देखना ज़रूरी है कि वो क्या नौकरी करता है। और इसके बावजूद अगर CNIC नहीं चेक किया जा रहा तो ऑब्वियसली ये सिस्टम की शफाफियत के ऊपर एक सवाल है कि सिस्टम में आप शनाख्ती कार्ड ना इनपुट कर रहे हैं, ना आप चेक कर रहे हैं, और पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ना बायोमेट्रिक की तस्दीक मौजूद है कि ये पैसे 117 अरब का हमने जिक्र किया यहाँ पर कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, हुकूमत को मालूम नहीं है। अच्छा अक्सा, बेनज़ीर तालीम वज़ाइफ की अगर हम बात करें तो उनके अंदर भी हमने देखा है कि बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, तो वो कौन कौन सी हैं? देखें, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ एक प्रोग्राम शुरू किया था। ये स्पेशली बच्चों के लिए शुरू किया था ताकि बच्चे जो है वो तालीम से महरूम ना रहें। अगर एक गरीब तबका है, गरीब घराना है, वो नहीं पे कर सकते स्कूल की फ़ी, तो उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। और इससे ना ही सिर्फ उन बच्चों की या उस घर की ग्रोथ होगी, मुआशरे की भी ग्रोथ होगी। तो ये बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसका एक सेटअप किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि कम से कम ये शर्त रखी गई थी कि बच्चे की जो अटेंडेंस है, जो उसकी हाज़िरी है, वो 70% होनी चाहिए। उसके बाद उसको ये पैसे मिलेंगे जिससे वो अपनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेगा। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि लाखों बच्चों को पैसे दिए गए हैं जिनकी हाजिरी जो है वो 70% से कम थी। क्योंकि किसी भी काम के करने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। आखिर उस प्रोसेस को फॉलो किए बगैर किस तरह से रकम की अदायगी कर दी गई? बिल्कुल, आप ये देखें ना कि सिस्टम को चेक करने वाला ही कोई नहीं है। बच्चों के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, ये तो माहाना तौर पर जाके हुकूमत का एक सिस्टम इनिशिएट करना चाहिए जिससे ये पता चले कि क्योंकि अब तो सिस्टम एडवांस हो चुका है, हर चीज़ डिजिटलाइज है, तो वो चीज़ें अभी तक अगर रजिस्टर्स में मौजूद होंगी तो फिर उसका तो कुछ भी किया जा सकता है, वहाँ पे तो कोई भी हेरा फेरी की जा सकती है। और ये भी बताया गया है कि जो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे या स्कूल छोड़ चुके हैं उनके नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से ही सिस्टम का अंदाज़ा लगा लें कि कितना अमल किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर भी, सिस्टम के निज़ाम को भी कितना देखा जा रहा है और पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या उन सरकारी स्कूलों के या टीचरों के जेबों में जा रहे हैं या फिर किसी सरकारी अफसरान की जेबों में जा रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं है। हमें ये भी पता चला है कि दूसरे इजलास से रकम निकलवाई जा रही है। तो दूसरे इजलास से रकम निकलवाई जा रही है, क्या मतलब है इस बात का? और अगर निकलवाई भी जा रही हैं तो आखिर वो उनकी मदद के लिए ही दी जा रही थी रकम, वो फिर कहीं से भी निकलवाई जाए, क्या इसके अंदर कोई बहुत बड़े मसले मसाइल हैं? और अगर दी जाती है तो कौन से ऐसे खदशात हैं जो पैदा हो रहे हैं?
देखें, जब रकम निकालने की बात आती है तो जहाँ का आपका आईडी कार्ड बना होता है उस खातून का या उसके शौहर का, तो उसे एक स्पेसिफिक रीजन वहाँ पे अलॉट किया जाता है कि आपने पंजाब के फ़लाने ज़िले से जाकर यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का दफ्तर है, यहाँ से जाकर अपनी रकम हासिल करनी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका सेंटर लाहौर में है और पैसे निकाले जा रहे हैं बहावलपुर से, इस तरह करके चीज़ें हो रही हैं। बहुत सी ख़वातीन ने अपनी रकम जो है वो अपने बजाय किसी और ज़िले से जो है वो ली है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो रकम अगर दूसरे जिले से वो रकम निकलवा रही हैं तो क्या वापस आके अपने जिले से भी रकम निकलवा लेती हैं? दो जगह से रकम निकलवाई जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ। देखें, जो ख़वातीन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने निकालनी है रकम लाहौर से, अब वो लाहौर से वो रकम नहीं निकाल रही, लेकिन कराची से कोई और बंदा उनकी रकम निकाल रहा है। बेसिकली यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वो खातून जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे निकालने हैं उसके नाम पर पैसे कोई और निकाल रहा है। वो खातून तो पैसे निकाल ही नहीं रही, ना उस तक पैसे पहुंच रहे, ना उनकी इतनी रसाई है कि वो सिस्टम से या हुकूमत से जाके गिला करें, क्योंकि जब वो दफ्तरों का रुख करते हैं तो उनको तो वहां से बहला फुसला के निकाल दिया जाता है। तो ये सिस्टम में इसका कंट्रोल ही नहीं है। मतलब कि आप सिस्टम की हायरार्की चेक करें कि कितनी माइनस में जा रही है, कि सिस्टम पर कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे केसेस में तकरीबन सामने आया है कि 40 करोड़ से ज़्यादा रकम जो है वो निकाली गई है, जो जाहिर करता है कि सिस्टम में जो है वो खुल्लम खुल्ला जो है वो फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल अक्सर इसी तरह से है सिस्टम। तो एक तरफ हमें तो जो ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि इसके अंदर बैंक एजेंट्स भी शामिल थे, तो क्या वो भी रकम निकालने के फ्रॉड में शामिल हैं? बिल्कुल, बैंक एजेंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जिक्र आया है। फरजाना, मैं आपको बताऊँ कि सिस्टम की आप जो है ना वो नाअहली चेक करें और हुकूमत के चेक एंड बैलेंस को आप चेक करें कि विद इन बैंक्स जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, चलो ठीक है ज़मीर तो उनका मर गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिस्टम की है, जो हुकूमत की है, उसे भी पूरा नहीं किया जा रहा। अब बैंक एजेंट्स क्या कर रहे हैं? बैंक एजेंट्स, क्योंकि अब बायोमेट्रिक का निज़ाम आ गया है, बायोमेट्रिक का निज़ाम तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन बायोमेट्रिक हो रही है नहीं हो रही, क्या वही ख़वातीन कर रही हैं नहीं कर रही, इसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा। अच्छा, ये तो जो एजेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके शनाख्ती कार्ड को यूज़ करके वहाँ पर उनके बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं और बायोमेट्रिक यूज़ करके पैसे निकाल रहे हैं, और ऐसे केसेस में 2 करोड़ की जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम बैंक से निकाल ली जा चुकी है अब तक। बिल्कुल ऐसे ही अक्सर मुस्तहकीन की तो बात छोड़ ही देना, उन तक तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात हुए हैं उसके मुताबिक तो सरकारी अफसरान, टैक्स दहिंदगान या कारोबारी जो तबका है ना, वो भी BISP से फ़ायदा ले रहा था। तो क्या वाकई इसी तरह से है और क्या उन अफराद के नाम सामने आए हैं? यहाँ पर जब बात कर रही थी, आप सवाल कर रही थी, तो आप भी हैरान थी और बिल्कुल मैं भी इसी तरह हैरान हूँ कि ये कैसा इंकशाफ हुआ है। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इन कामों पे लगा हुआ है, नई खर्चे पूरे हो रहे हैं। चलो बैंक एजेंट्स का भी मान लिया कि वो भी अपने घर चलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, जो अच्छे खासे एलीट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे हैं। अपनी बेगमात के उन्होंने वहाँ पर कर रहे हैं, वो हड़प कर रहे हैं। उसको रिलाई करना नहीं कहते हैं, उसको रिलाई करना नहीं कहते हैं अक्सर। वो तो वहाँ से मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो भी अपना घर का किचन जो है वो वहाँ से चला रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि 30,000 से ज़्यादा जो टैक्स दहिंदगान हैं और तकरीबन 80,000 से ज़्यादा इनकी बीवियां जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे जो है वहाँ से पैसे ले रही हैं, रिलाई कर रही हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट का फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग इंकशाफ जो है वो सामने आया। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि इन्हें तकरीबन 4 अरब रुपए से ज़्यादा मिल चुके हैं अब तक ये टैक्स पेयर्स, ये बिजनेसमैन्स, ये सरकारी अफसरान इतने पैसे वहाँ से
ले चुके हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम एफबीआर से नहीं जुड़ा हुआ था तो इसलिए इन्हें चेक नहीं किया जा सकता कि ये लोग कौन हैं, और इनके ना नाम सामने आए हैं ना इनकी डिटेल सामने आई हैं, क्योंकि अभी तक ये जो सिस्टम है पूरा ये एफबीआर से जुड़ा नहीं हुआ था। अच्छा अक्सा, बेनजीर स्कॉलरशिप के हवाले से भी हमने बात की, उसके अंदर भी बेशुमार बेज़ाब्तियां सामने आई हैं ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, और ये कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे तलबा हैं जो कि मुस्तहिक नहीं थे लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। तो कितनी तादाद है उन तलबा की? बिल्कुल, जिस तरह एक तालीमी वज़ाइफ के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसी तरह एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी दिया गया था कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उनको नेशनली जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जाएं ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ पूरी कर सके और अच्छे तरीके से पढ़ सके। और मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि इसमें सिर्फ उन घरानों का फ़ायदा नहीं, मुआशरे का फ़ायदा है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1151 गैर मुस्तहिक तलबा को तकरीबन 11 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो दिए गए हैं। जो बच्चे इसके मुस्तहिक ही नहीं थे उनको स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। इसी के साथ अब यहाँ पर आप ये देखें कि बच्चे किसके हैं, तकरीबन 170 बच्चे जो है वो सरकारी अफसरान के बच्चे हैं ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा। इसी के साथ तकरीबन 78 के करीब जो है वो कारोबारी अफराद के बच्चे हैं। 904 टैक्स दहिंदगान के बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से। यानी जो बच्चे अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, अफसरान की बीवियां, अफसरान के बच्चे सारे वो इस जो है वो उससे फायदा BISP से फायदा उठा रहे हैं, जबकि जो मुस्तहिक अफराद हैं वो तो अभी तक मुंह देख रहे हैं, उनकी तो कोई भी मदद नहीं हो पा रही है इस तरह से। तो किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा इन लोगों को? देखिए, मैंने ये मेरी आई विटनेस है कि मैंने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की ख़वातीन हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं कि आप हमारा प्लीज़ ये चेक करवा दें, हमें पैसे नहीं मिल रहे। ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं स्पेशली, मैंने उनको खुद रोते हुए देखा है और उनको पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। और क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे होते और उनको लगता है कि उनको ये बताया जाता है कि पैसे डिले हैं, अगले महीने इकट्ठे आ जाएंगे, 5 महीने बाद आपको। ठीक है, अक्सर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे करना है क्योंकि आपने अच्छी खासी रिसर्च की है इस हवाले से, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब हुकूमत को क्या अमली इक़दाम करने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की बेज़ाब्तियां ना हो? सबसे पहले तो हुकूमत को दोबारा डाटा चेक करना पड़ेगा कि तमाम मुस्तहिक अफराद का डाटा रीचेक किया जाए और उसमें से डिफरेंशिएट किए जाए। सरकारी अफसरान को बाहर निकाला जाए, टैक्स पेयर्स को बाहर निकाला जाए और बिजनेसमैन की वाइफ्स को बाहर निकाला जाए, और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको उसमें जो है वो इंक्लूड किया जाए। और जो लोग गलत तरीके से पैसे निकाल रहे हैं, जिस तरह एजेंट्स की बात की गई है, बैंक एजेंट्स की, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फौरी वहां से जो है वो निकालना चाहिए। इसके साथ जो है वो अंगूठे से तस्दीक का सिस्टम प्रॉपरली शुरू करना चाहिए, ना कि सिर्फ ID कार्ड से, कि बायोमेट्रिक सिस्टम हो। बैंक एजेंट्स की प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए और प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए। नाज़रीन, जब अफसरान, टैक्स दगान और साहिब हैसियत लोग गरीबों के नाम पर चलने वाले प्रोग्राम से फायदा उठाना शुरू हो जाएं तो फिर असल मुस्तहिकीन कहां जाएंगे? अब सवाल ये नहीं है कि ये रकम गलत लोगों को मिली है, सवाल ये है कि क्या कोई जवाबदेह भी होगा या नहीं होगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे एक अहम पेशरफ्त की जो पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ की है। पंजाब में बरसों से जमीनों, जायदादों और घरों पर कब्जे का सिलसिला जारी रहा है, लेकिन अब लगता है कि कब्जा माफिया की शामत आ गई है। पंजाब हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस मुतारफ करवा दिया है जिसके तहत अब जमीनों के कब्जे वागुजार करवाने के लिए सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमें ज्वाइन किया नवाज संगरा ने।
नवाज, सबसे पहले तो शाबाश पंजाब हुकूमत, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस बिलाशुबा देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कदम है और पहली बार हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ बराह रास्त देखा जाए तो फौरी एक्शन का कानून सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन नवाज, सवाल ये है कि क्या अब वाकई शहरियों को सालों अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनका हक उनको बहुत जल्द मिल जाएगा? इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि लोगों का जो जायदाद का हक है अब उनको फिलफौर मिलेगा। 90 डेज़ के लिए इसका जो टाइम लिमिट है वो दी गई और इसके लिए ये कोई एग्जेक्टिव आर्डर नहीं है कि कोई किसी ब्यूरोक्रेट की जानिब से आर्डर दिया गया। इसके लिए बाकायदा एक आर्डीनेंस लाया गया है। आर्डीनेंस पर अमल दराम जो है वो हुकूमत करना चाहती है, इसलिए उस आर्डीनेंस को जो है वो लाया गया है। अब इसमें बहुत सारे अहम पहलू हैं इस आर्डीनेंस में कि कैसे ये कब्ज़े जो है वो वागज़ार करवाए जाएंगे, कैसे ये फंक्शन कैसे करेगा, इसमें क्या क्या काम होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लोग जनरली ये समझ रहे हैं कि अब कब्ज़े वागज़ार होंगे, लेकिन उसमें टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, उसमें जो आर्डीनेंस है उसमें उसके जो एक एक पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें हुकूमत ने ये जो आर्डीनेंस लाए हैं उसमें सबसे पहले जो अभी काम शुरू हो गया है कि जिस बंदे की ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा है वो अपनी एक दरख्वास्त लेकर अपने ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा। ठीक है। वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो उस दरख्वास्त को देखेगा और एक डिस्ट्रिक्ट में जो दो इसके मेन जो है वो बनाए गए, एक तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है और दूसरा जो है वो ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है उसके 6 जो है वो मेंबर होंगे, उसमें उसका कन्वीनियर जो है वो हर ज़िले का डिप्टी कमिश्नर होगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो रेवेन्यू के तमाम मामला को एक ज़िले में हेड करता है वो उसमें होगा, SDPO होगा जो DSP वगैरह पुलिस के होते हैं, मुतलका तहसील का वो होगा, मुतलका तहसील का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो होगा और एक मेंबर जो है वो कन्वीनियर को अख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी का ले सकता है। जब आपकी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर के पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाएगी तो उस पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है कि ये हमारे यहाँ आपको पता है कि इशू ये होता है कि अपनी जो प्रूफ देना होता है कि हाँ मैं वाकई इस ज़मीन का मालिक हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इशूज़ आते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को इंतहाई सादा कर दिया गया है। सादा कैसे किया गया है? आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक आप मालिक हैं, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में गिरदावरी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि एक बंदा कितने अरसे से, एक बंदा कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरी है या मेरा चचा काबिज है या कोई भी दूसरा बंदा काबिज है, उसको देखा जाएगा कि जो बंदा काश्त कर रहा है या जो बंदा जिसने मकान या घर वहाँ पे तामीर कर लिया है ये कितने अरसे से उस पर बैठा है, उसकी गिरदावरी उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो देखा जाएगा। तो उससे ये साबित हो जाएगा कि मालिक तो ये है और ये कितने अरसे से यहाँ पर जो है वो काश्तकारी कर रहा है। इसमें एक और बड़ा अहम पहलू जो है वो सामने रखा गया कि अगर ये साबित हो जाता है कि एक बंदा इलीगली वहाँ पर पोजेस है किसी की प्रॉपर्टी पर, एक तो उस बंदे को 10 साल जो है वो कैद की सज़ा हो सकती है। ये सज़ा जो है ये कम से कम 5 साल होगी। दूसरा इसमें यह है कि जो ज़मीन जिस पर उसने वहाँ पर काश्त की है या कोई बिल्डिंग बना रखी है, कोई प्लाजा खड़ा कर रखा है, तो उसका जो बेनिफिट है वो जो असल मालिक है, जो असल ओनर है उस ज़मीन का, वो उससे शेयर करेगा। अगर उसने फसलें उगाई हैं, वहाँ से उसने क्रॉप उठाई है, वो उस क्रॉप से 10 साल या 20 साल से वो क्रॉप उठा रहा है, वो ना सिर्फ उस बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो वापस करेगा, बल्कि वहाँ से जो बेनिफिट हुआ है, जो वहाँ पे उसने फसलें काश्त की, प्लाजा खड़ा किया, जो भी उससे प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी जो है वो शेयर करेगा। जबरदस्त है। अगर लेकिन नवाज, हमने तो शुरू देखा है कि पंजाब में जमीनों के कब्जे हमेशा से एक बड़ा ही मसला रहे हैं, तो ये जो नया ऑर्डिनेंस आ रहा है ये आम आदमी की जमीन और दुकान को महफूज बनाने में गेम चेंजर साबित होगा, हम क्या ऐसा कह सकते हैं? हम बिल्कुल कह सकते हैं ये गेम चेंजर ही है। आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने इससे पहले एक CCD बनाई। CCD का मकसद ये था कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनका खात्मा करना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब देखी जा रही हैं कि बहुत सारी जो ख़राबियाँ हैं वो एग्जिस्टेंस जो हमारे कवानीन हैं उनसे दूर नहीं हो रही। तो उसके लिए पंजाब हुकूमत जो है कुछ फर्दर स्टेप्स जो है वो ले रही है। CCD बनाई ताकि जराइम पेशा अफराद का जो है वो खात्मा हो सके। अब हुकूमत ने ये देखा है कि ये जो ज़मीनों के कब्ज़े हैं
ये बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ा इशू है। इस पे लोगों में जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कत्लो गारत होती है, बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते हैं। तो क्यों ना इस जड़ को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो उसको देखते हुए उन मामलात को ठीक करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो ये यकीनन एक गेम चेंजर होगा। इससे जो ज़मीनों पर कब्जे के मामलात हैं वो ख़त्म हो गए। लोगों की नस्ल दर नस्ल जो ये केसेस चलते रहते हैं कोर्ट्स में कि जी हमारी ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया या इलीगली उसने हमारी ज़मीन जो है वो इनक्रोच कर ली, जो भी मामलात हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब ख़त्म करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया। और इसमें जैसे कि आपने नवाज, सॉरी टू कट यू डाउन, मैं सिर्फ एक सवाल जो बड़ा अहम जो इन ज़मीनों के हवाले से ही मेरे दिमाग में घूम रहा है। जब जायदाद की बात आती है तो भाई जो होते हैं, कब्जा माफिया तो एक तरफ, भाई जो होते हैं वो शायद ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, बहनों को उनका हक नहीं दिया जाता। तो क्या इस हवाले से इस ऑर्डिनेंस में कोई शिक शामिल की गई है? अच्छा, ये बड़ा इंतहाई अहम क्वेश्चन है आपका। मैं भी इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसने ये इनिशियल काम करना होता है, जो ज़मीनों का कस्टोडियन होता है, वहाँ पर मैं बैठा था। तो वहाँ पर मेरी एक बड़े सीनियर ऑफिसर से बात हो रही, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिटर्न में नहीं होती, लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत आम हो गया है कि भाई जो है वो बहनों को जायदाद का हक नहीं देते। बिल्कुल। और उसके लिए बहनें जो हैं वो कई सालें अदालतों के चक्कर लगाती रहती हैं। भाई जो है वो उन चीज़ों को नहीं कर पाते और वो ज़मीन जो है वो जायदाद के जो राइट्स हैं जो हमारा मज़हब बहन को देता है वो वहाँ तक मुंतकिल नहीं हो सकती। और दूसरा बड़ा इशू ये होता है कि अगर किसी बच्चे का बाप जो है वो बचपन में फौत हो जाता है, भाई उसकी परवरिश करता है। जब भाई उसकी परवरिश करके उसको बड़ा करता है तो वो भाई ये समझता है कि ये जायदाद अब मैंने इसको पाला है तो अब ये जायदाद मेरी है, मेरा हक है, ये पूरा मेरा हक है। तो वो जायदाद उस बच्चे को मुंतकिल नहीं होती। और दूसरा बड़ा इशू जो है वो बहनों का इशू है कि बहनों को उनके राइट्स नहीं मिलते। अब इसमें जिस तरह मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात की कि आपकी गिरदावरी देखेंगे और आपका पोजेशन देखेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसको जो एस्टेब्लिश करना है वो इंतहाई आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये कि एक बहन अपना FRC लेकर जाएगी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, जिसके बाद ट्रिब्यूनल में केस जाएगा, तो वहाँ पर वो FRC में दिखाएगी कि जी मैं बहन हूँ, इतने हम बहन भाई हैं, ये मेरा इतनी हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा ये राइट बनता है, मेरा भाई मुझे नहीं दे रहा। तो उसके बाद भाई के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा, वो पाबंद होगा उसका जो है उसकी ज़मीन वापस करने में। लेकिन एक इस ऑर्डिनेंस में जो सबसे पहले अभी राज होने से पहले लोगों के दिमाग में जो एक चीज़ बिठा दी गई है कि अगर आप ये साबित नहीं कर सके कि आपने जिस ज़मीन पर कब्जा किया है उस पर आपका लीगल राइट क्या है, तो आपको जो है वो कैद की सज़ा होगी। कम से कम आपको 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। इसमें एक ये भी पहलू उजागर होता है कि इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही लोग जो है वो अपनी जो इलीगल काबजीन हैं, वो जिन लोगों के राइट्स बनते हैं, जिन लोगों की ज़मीनें वो लेके बैठे हैं, वो उनको लौटाना शुरू कर दें कि यार अब हमारे पास कोई लीगल जवाब तो उन लोगों के पास बचता नहीं है। तो उसके बाद बचता उनके पास क्या है कि उनको वहाँ पे उनका एक तो बेनिफिट शेयर करने पड़ेंगे जो उसने वहाँ पर फसलें काश की या उस ज़मीन को यूज़ करता रहा। दूसरा मामला इसमें यह है कि उसको 5 साल के लिए कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 साल का अख्तियार है ट्रिब्यूनल के पास, उसको सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तो नतीजतन आपको पता है कि वो तो फिर उसी चीज़ की तरफ जाएगा कि यार मैं अपना ये जो चीज़ जो मैं कब्जा इलीगल करके बैठा हूँ ये मैं अपना हकदार को लौटा दूँ ताकि मैं कानूनी कार्रवाई से जो है वो। नवाज, एक सवाल है कि इस ऑर्डिनेंस के बाद अगर कोई ताकतवर ग्रोह या सियासी शख्सियत भी इसके अंदर मुलव्वस पाई जाती है तो क्या हुकूमत उनके खिलाफ भी बगैर किसी दबाव के कार्रवाई करेगी? ये अब आपने सवाल जो है ना, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू भी यही होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम इशू भी यही है, सवाल भी बड़ा यही है कि यहाँ पर ताकत का कानून जो है वो चलता है। तो ये अब इस डिपेंड करता है इस हुकूमत पे कि हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस लाया है, जो ट्रिब्यूनल बनाया है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है, उसको कितना एम्पावर करते हैं। अगर तो उसको फ़ोन जाते हैं कि बाद से लोग फ़ोन करवा लेते हैं, हमारे यहाँ अरकान असम्बली जो है उनको समझा जाता है कि ये बड़े तगड़े हैं, उनके काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। तो ये सवाल बहुत अहम है कि अगर हुकूमत इसको जिस तरह लाई है, मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को लाई है ये बड़ा सोच समझ कर फिलफौर लाया गया है कि इस मसले को जो है वो जड़ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मसला जो है
ये बहुत सारी यहाँ से जो है वो बुराइयां जन्म ले बहुत रही सी हैं। बुराइयां तो जन्म मेरा लेती ख्याल हैं। है कि हुकूमत जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यकीनी बिल्कुल बनाएगी। देखा जाए तो नाजरीन, पंजाब हुकूमत का ये ऑर्डिनेंस यकीनन एक मुस्बत और मंदाना इकदाम है। अगर इस पर मौसर अमल दरामद हो जाए तो आम शहरियों को बरसों की अदालत गर्दी से भी निजात मिल सकती है। अब देखना यह है कि जिले इंतजामिया, पुलिस और रेवेन्यू अफसरान किस हद तक इस ऑर्डिनेंस पर अमल करते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि कराची से एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज सकरंड में करोड़ों रुपए की करप्शन, जाली भर्तियां और माली बेज़ाब्तियों का भांडा फूट गया है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दे दी है। सवाल यह है कि आला तालीम के ये इदारे इल्म के चिराग जलाते हैं या फिर करप्शन के अंधेरे फैलाते हैं। मजीद इस बारे में बात कर लेते हैं जाहिद खोखर से। जाहिद, सबसे सवाल तो यही बनता है कि आखिर एक यूनिवर्सिटी के अंदर करोड़ों रुपए की करप्शन और जाली भर्तियां इतने अरसे तक छुपी कैसे रह गईं? निगरानी का निज़ाम कहाँ पर मौजूद है? थैंक यू सो मच। और हमेशा हम अफसोस ही करते हैं इस तरह के जो मामला सामने आते हैं कि बदकिस्मती की बात है कि जो इदारे जो जिस मकसद के लिए कायम होते हैं उनमें इस तरह से जो मामला सामने आते हैं, इतनी करप्शन होती है और उसके बाद ये तमाम चीज़ें ऐसी है कि जिस पर जो मुख्तलिफ जो इब्तदाई तहकीकातें हैं मराइल से गुजर चुकी हैं और इस तहकीकात में ये बात साबित हो चुकी है कि कितने बड़े पैमाने पर करप्शन भी की गई, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, जो फेक अपॉइंटमेंट्स हैं वो की गई। ये असल में जब शिकायत पहुंची थी चीफ सेक्रेटरी सिंध को या वज़ीर-ए-आला सिंध को, तो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को कहा गया था कि आप इस मामले पर तहकीकात करें और उन्होंने जो इब्तदाई तहकीकात की और मुख्तलिफ जो शवाहिद इकट्ठे किए उसमें तो इतने संगीन मामला सामने आ गए और उसी रिपोर्ट की वो जो रिपोर्ट है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी भेजी गई, वज़ीर-ए-आला सिंध को भेजी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध खुद ये जब उनके सामने मामला आए तो खुद हैरान रह गए क्योंकि काफ़ी जो हमें ज़राए ने बताया है कि काफ़ी जो जगहों पर वज़ीर-ए-आला सिंध ने इस वाइस चांसलर जो साबिका वाइस चांसलर हैं उसकी मुखालफत की थी। अच्छा। बुनियादी तौर पर कि इस किस्म के जो अफसरान हैं उनको अहम ओहदों पर तैनात नहीं किया जाएगा। और एक तो कराची के अंदर तकरीब के दौरान भी वज़ीर आला सिंध ने उसी वाइस चांसलर की तरफ इशारे करके बताया था कि जो मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी डेलीगेशंस के नाम पर जो झूठे और फेक बिल्स बनाए गए और फाइनेंशियल करप्शन की गई, तो वो बता रहे थे कि जब वाइस चांसलर लेवल के अफसरान जो है वो इस तरह से मामलात करेंगे तो फिर बाकी का क्या रह जाता है। तो इसी तरह से ये जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंसेज जो सकरंड में, ये शहीद बेनज़ीराबाद ज़िले के अंदर कायम है। सकरंड के अंदर और भी जो मुख्तलिफ जो तहकीक और रिसर्च के इदारे वहाँ पर भी मौजूद हैं, तो इसलिए सिंध हुकूमत ने बेहतर समझा कि सिंध के अंदर ये सकरंड के अंदर ही ये जदीद तहकीक की जाए जो हमारे जो मवेशी हैं उसके मुतालिक भी, और जदीद साइंसेस की बुनियाद पर उनके ना सिर्फ उनकी जो बीमारियां और मामलात हैं उनके लिए भी कोई इलाज मुआलजे की बात की जाए, मगर उसकी नस्ल बढ़ाने के हवाले से भी जो काम किया जाए। हाँ। तो इस किस्म की जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो मामला सामने आए, जो रिपोर्ट दी गई थी चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की जानिब से, और उसमें बताया गया है कि इसमें किस तरह से करप्शन, अब जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वो जो है हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। करप्शन तो सामने आ चुकी है। जाहिद, यूनिवर्सिटी के जो साबिक वाइस चांसलर थे उन पर भी संगीन इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। तो अगर उन इल्ज़ामात की बात आए तो क्या ये सिर्फ इनफरादी करप्शन है या एक मुनज़्ज़म नेटवर्क इसके पीछे था जिस तरीके से ये काम किया गया है? मुनज़्ज़म नेटवर्क है। इस तरह ये मुमकिन ही नहीं है कि एक फ़र्द वाहिद बिल्कुल जो वाइस चांसलर है जिसके लिए कहा भी गया है और उसकी तो जो मुलविस है ही है, वो कोई आज के इल्ज़ामात इन पर नहीं है। अच्छा। ये मुख्तलिफ ओहदों पर साबिक वाइस चांसलर साहब रहे हैं, ये बोर्ड के अंदर भी रहे हैं और बोर्ड के अंदर चेयरमैन भी रहे हैं, और 2022 से इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। और इनके भाई जो है वो उसके लिए भी कहा जाता है कि वो भी ऐसी जो
है कोई वेटरनरी डॉक्टर थे, उसके बाद वो किसी जो है किसी और सूबे के अंदर जो इंसानों के डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। तो अब आप तस्वर करेंगे इस तरह के जो मामला हमारे पास होते हैं तो उनको किस तरह से किया जाता है। जो हम फैक्ट्स फाइंडिंग जो शवाहिद हैं उनकी बुनियाद पर हम बात करते हैं, इन पर तो मुख्तलिफ इल्ज़ामात करप्शन के अलावा और भी इल्ज़ामात लग चुके हैं जो हम जिक्र करना भी नहीं चाहते हैं। मगर जो कमेटी ने बताया है कि इन पर जो करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है, और उसके बाद उन्होंने फेक अपॉइंटमेंट की हैं एक इदारे के साथ जो बताया गया है कि उस इदारे जो टेस्टिंग सर्विस है उसकी मिली भगत से इन्होंने फेक अपॉइंटमेंट की। मतलब सैकड़ों में जो मुलाजमीन हैं, एक तो जाली भर्ती की है या उनके नाम पर जो है वो तनख्वाहें और दीगर मामला हासिल किए गए। अब जो अख्तियार जो इनसे मंजूरी लेनी होती है चीफ मिनिस्टर सिंध से या सिंध हुकूमत से, उसके लिए भी जो है फेक मामला सामने रखे गए। पैरा 9 के तहत उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनका मामला जो है एंटी करप्शन के सुपुर्द किया जाए। दूसरी जो अहम दूसरी बात है, तो उन्होंने बताया कि आपने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का जिक्र किया कि उनके सामने ये मामला रखा गया, उनकी जानिब से मंजूरी भी दे दी गई और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी अहकामात दिए। तो क्या वो जो अहकामात दिए गए हैं अब वाकई उसके ऊपर अमली कार्रवाई शुरू हो चुकी है या ये भी महज एक रस्मी कार्रवाई होगी और कोई काम नहीं इसके ऊपर होगा? देखिए, कार्रवाई तो वज़ीर आला सिंध ने वाज़े तौर पर लिख दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप महकमा एंटी करप्शन के चेयरमैन को जो ख़त लिखा गया है वो वज़ीर आला सिंध की मंजूरी और चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत की रोशनी में दिया गया है। जो ख़त लिखा गया है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन अफसर की जानब से, वो उसी रिपोर्ट को जो है उनकी अहकामात की रोशनी में ही उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि अब इस जो साबिक वाइस चांसलर है जिसका नाम मेंशन किया गया है कि डॉक्टर फारूक हसन, उनको अभी कोई अवामी ओहदे के लायक नहीं रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि उनको कभी भी सिंध के अंदर कोई अवामी ओहदा नहीं दिया जाएगा। वो इतनी लेवल पर उन्होंने करप्शन की है या इनके मामला सामने आए हैं। उसके बाद उन्होंने पैरा एक तो 9 को मेंशन किया गया है, जो अहम नुकात शामिल थे जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने जो दिए थे, उसमें एक पैरा 9 है और उसके अलावा पैरा 10 है। इसके तहत उन्होंने कार्रवाई का कहा है और महकमा एंटी करप्शन को भी कहा गया है कि क्योंकि डोमेन उनका है जो माली करप्शन की गई है, जो इस तरह से अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मजीद तहकीकात की जाए। जाहिद, आपने कहा कि डॉक्टर फारूक हसन को ताहयात सरकारी ओहदा ना देने का हुक्म दिया गया है, ठीक है, वो तो नहीं दिया जाएगा, तो लेकिन क्या लूटी हुई रकम भी उनसे वापस ली जाएगी? इस हवाले से भी कुछ कहा गया है? देखिए, इस वक्त जो महकमा एंटी करप्शन के अंदर कवानीन में तरमीम की गई है, हमने गुज़श्ता एक प्रोग्राम भी किया था। जो चेयरमैन है मौजूदा महकमा एंटी करप्शन का सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उनकी कोशिश ज़रूर रही है कि क्योंकि इनके कवानीन में वॉलंटियर रिटर्न के मामला नहीं थे, जिस तरह से लोग नेब के अंदर जाके नेब के अंदर एक प्रोविजन है कि वो रिकवरी करा सकती है, तो महकमा एंटी करप्शन के पास ऐसा कोई कानून नहीं था। अब इनके कवानीन में तरामीम की जा रही हैं, क्या वो अब नाफिजुल अमल है इस वक्त या नहीं है, उस पर बहस की जा सकती है। मगर कवानीन में तरमीम की जा रही थी कि एक उन्होंने शिक डाल दी थी कि अब इस तरह से है, क्योंकि वो महकमा एंटी करप्शन के अंदर अभी जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको काफ़ी जो है बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है। इस वक्त भी एक ओहदा जो महकमा एंटी करप्शन के अंदर डायरेक्टर जनरल का रखा गया है। बाकी जो जोन्स जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं, अब डिवीजन लेवल पे डायरेक्टर्स हैं। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान बैठते थे, अब डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 के अफसरान होंगे, इसलिए कि उनका मयार बढ़ाने की बात की गई थी। और उसके अलावा FIA से भी उनकी जो तरबियत कराई गई थी, मुख्तलिफ सेशंस रखे गए थे, महकमा एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं उनके भी सेशन रखे जाएँ, तो एक कोऑर्डिनेशन है। एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दें कि अगर वज़ीर आला की मंजूरी से इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है तो फिर दीगर यूनिवर्सिटियों के ऑर्डर्स कब होंगे? क्या उसके हवाले से भी कोई हुक्म जारी किया गया है?
बिल्कुल अच्छी बात है। इस वक्त तमाम ज़बरदस्त बात है कि हम इसी तरह से इदारों के अंदर सामने जो चीज़ें आती हैं तो वो करते हैं, मगर हमें एहतियाती तदाबीर, एहतियाती इक़दाम उठाने चाहिए बिल्कुल। जो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये होना चाहिए कि वज़ीर सिंध को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मामलात हैं वो खुद, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम डायरेक्ट वज़ीर सिंध को रिपोर्ट भी करती है, तो वो खुद उन अपने ही किसी टीम से वो तमाम इदारों की तहकीकात कराए तो अच्छी बात होगी। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि बिल्कुल देखा जाए जाहिद तो हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं जी जान से अपने सूबों की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, और अगर बात की जाए संगीन इल्जामात की वो तो साबित हो चुके हैं, मगर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। असल इम्तिहान अब इंसाफ के अमल का है। क्या सिंध हुकूमत वाकई मिसाल कायम करेगी या एक और स्कैंडल फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? वक्त फैसला करेगा कि करप्शन के खिलाफ नारे हकीकत बनते हैं या सिर्फ ऐलानात ही रह जाते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।